और जीओसी आप लोगों को सबको पता है कि जीओसी को ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कहेंगे। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपका पॉइंट है, बता इंट्रोडक्शन में आपको देखो, लिखो क्या लिखते हैं। वर्जीलियस coined the term organic chemistry, coined the term organic chemistry, organic chemistry to study the compound, to study the compound obtained from, obtained from natural sources, natural sources। तो जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वर्जीलियस ने इसको कॉइंड किया था, कॉइंड किया था मतलब गढ़ा था, दिया था इस टर्म्स को, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देने वाला कौन था? साइंटिस्ट हुआ वर्जीलियस। वर्जीलियस कॉइंड, COINED, कॉइंड द टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू स्टडी द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, है ना। he states that he stated that all the organic compounds, all the organic compounds may be obtained from living organism, from living organism, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। जैसे आपका आपका फॉर्मिक एसिड है, हर किसी बंदे को पता कि फॉर्मिक एसिड किससे मिलता है? चींटी से। यानी फॉर्मिका से वर्ड बना फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिका, फॉर्मिका आपका क्या होता है? रेड आंट आपकी जो होती है उससे जो आपका बना है वो फॉर्मिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड आपका किससे बना है? एसिटिक एसिड आपका बना एसीटम से, ACETUM, एसीटम, ठीक है। और एसीटम मतलब विनेगर आपका, विनेगर आपका, एसीटम का मतलब आपका विनेगर। ब्यूटायरिक एसिड किससे बनेगा बेटा? ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड किससे बना? ब्यूटाइरम, BUTYRUM। ब्यूटाइरम का मतलब आपका क्या होता है? बटर आपका। ब्यूटाइरम यानी मक्खन से जो मिलेगा आपको उसे क्या कहेंगे? ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। तो जनरल आपका इंट्रोडक्शन हो गया सिंपल सा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें इसमें सब कुछ पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। बर्जीलियस ने दिया था टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू स्टडी द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये सारे नेचुरल सोर्स हैं आपके। फॉर्मिका नेचुरल सोर्स है, एसिटम ये आपका नेचुरल सोर्स है विनेगर यानी, ब्यूटाइरम ये आपका नेचुरल सोर्स है। उसके बाद गुड मॉर्निंग, आ जाइए, आ जाइए, जगह बनाई हुई जगह है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आपको लिखना अगला टॉपिक जो आपका है, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, कोई क्वेश्चन से नहीं आता। इंट्रोडक्शन है सिंपल सा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्या है। वर्जीलियस ने थ्योरी को दिया था, लेकिन फेल किसने कर दी इस थ्योरी को? दिस थ्योरी जिन्होंने एज द वाइटल फोर्स थ्योरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ा हुआ ना, तो वाइटल फोर्स थ्योरी इसको कहते थे। लेकिन ये किसने यानी किसने फ्लॉप कर दी थी आगे? देखो किसने फ्लॉप किया था,
यानी वॉलर, एक साइंटिस्ट हुआ वॉलर। वॉलर क्या कर रहा था कि NH4Cl प्लस AgCNO अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहा था। क्या बनाना चाह रहा था? अमोनियम साइनेट, यानी NH4CNO को फॉर्म करना चाह रहा था, और ये आपका AgCl है। बट उससे बन क्या गया था? यूरिया, CO, यानी NH2CO NH2, यूरिया बन गया। तो यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी सबसे पहले अगर लेबोरेटरी में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया तो कौन सा था? यूरिया था। तो ये, और बनाना वो चाह रहा था, बनाना थोड़ा चाह रहा था, तो अमोनियम साइनेट यानी इसके अमोनियम क्लोराइड प्लस सिल्वर साइनेट की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहा था कि अमोनियम साइनेट की प्रॉपर्टी क्या है। बट अमोनियम साइनेट तो उसे मिला नहीं। जब इसने हीट किया, मिला क्या उसने? मिला उसने यूरिया। बनाना चाह रहा था अमोनियम साइनेट, बन गया आपका यूरिया। तो फिर जो वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज की थी किसने? बर्जीलियस ने, वो फ्लॉप हो गई थी, वो फेल्ड हो गई थी, 7 साल ही बाद फेल्ड हो गई थी उसको। तो ये तो खैर कोई क्वेश्चन में नहीं आता, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखेंगे जो आते हैं सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। लिखो पहला, अगला पॉइंट आपका एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? नेक्स्ट आपका टॉपिक है एरोमेटिसिटी। हम्म, हाँ लिखते हैं। द टर्म एरोमेटिसिटी, द टर्म एरोमेटिसिटी, महिमा नोट्स बना ले प्रॉपर, बिल्कुल पूरा जियो से 5 लेक्चर में पूरा करना है केवल। द टर्म एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, explain the property and stability, property and stability of cyclic, planar and conjugated compounds, and conjugated compounds, cyclic, planar and conjugated compounds. The term aromaticity explain the property and stability, the property and stability of cyclic, planar and conjugated compounds. Compounds, those compounds, those compounds which fulfill the following conditions, which fulfill the following, which fulfill the following conditions, known as, known as aromatic compounds, known as aromatic compounds आपका। यानी जो भी कंपाउंड कुछ कंडीशंस लिख रहा है उनको सेटिस्फाइड करेगा, क्या कहलाएगा आपका? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएगा। नंबर 1, कंपाउंड, कंपाउंड शुड बी, तेज बोलना क्या? आवाज आ रही क्या, या कुछ और आवाज बढ़ानी है? अच्छा। कम कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। नंबर 2, ईच रिंग एटम, ईच रिंग एटम should have sp2, sp2 hybridization, HYB लिखूंगा शॉर्ट होगा, sp2 hybridization। नंबर 3, compound should be, compound should be fully conjugated, compound should be fully conjugated। Number 4th, compound should follow, compound should follow, should follow the Huckel rule। Huckel rule क्या होता है? Follow the Huckel rule, that is 4n plus 2 is equal to
नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर एन क्या होना चाहिए आपका 0 1 2 3 एन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर आपका एन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए आपका बस। ठीक है भाई। अब पॉजिटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं एरोमेटिसिटी। आपका एरोमेटिसिटी का मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स पर डिपेंड करती है। द टर्म एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सब फुल्ली कॉन्जुगेटेड। हाँ, इसकी बता रहा हूँ। कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन सभी लिखेंगे आप। क्या होता है कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन सभी लिखवा रहा हूँ। शुड बी कॉन्जुगेटेड दोज कंपाउंड्स which fulfill the following conditions which fulfill the following conditions लिख देंगे इसे पूरा बेटा। फॉलोइंग कंडीशंस नॉन एज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंडीशंस क्या है आपकी? चार कंडीशंस है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। साइक्लिक एंड प्लेनर ये बात आपके सामने क्लियर बिल्कुल होगी। साइक्लिक एंड प्लेनर। ईच रिंग एटम शुड हैव sp2 हाइब्रिडेशन। कंपाउंड शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड। कंपाउंड शुड फॉलो द हकल रूल। चार कंडीशंस हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशंस लिखेंगे अब आप अलग से। 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा साफ करके लिखना है, कोई बात नहीं। 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका। देखो ध्यान से बस ये चार बात आपको याद रखनी है। ये बात आपकी समझ में आ चुकी पहले वाली कि कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और उसे कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पांचवी बात है आपका कि उसने हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, अगर कोई कंपाउंड चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो एरोमेटिक आपका नहीं होगा। अब आप सब बात समझ चुके। ठीक है सर, ये हमें समझ आ चुका कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक के साथ साथ वो प्लेनर होना चाहिए। तो उसी कंडीशन आप कह रहे हैं कि प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 संकर्ण होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आप कह रहे हैं कि कंपाउंड फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और फिर उसके बाद इसने हकल रूल को सेटिस्फाइड करना चाहिए। और हकल रूल आपका है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह रहे हैं ठीक है सर, ये पहले वाली कंडीशंस हमें पता चल गई, दूसरी कंडीशंस तो पता चल गई। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या होता है कंपाउंड शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड, यानी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होनी चाहिए। इसको लिखते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन आप लिखेंगे कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशंस आपको लिखना है भाई। देखिए पहली कंडीशंस क्या है? सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। यानी पाई और सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए। दो पाई बॉन्ड एक साथ नहीं होने चाहिए, दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं होने चाहिए। यानी पहले पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, अल्टरनेट है पाई और सिग्मा बॉन्ड। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है? दूसरी कंडीशन है सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अगर इसके पास यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पाई बॉन्ड है, सेपरेट है किससे? सिग्मा बॉन्ड से। तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। और जो भी कॉन्जुगेशन में वो रेजोनेंस शो करता है। अगर मैं कहता हूं आपका CH2 है भाई, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड आपका CH2 है, ये यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड सेपरेट है किससे? सिग्मा बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट होने की वजह से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका एक पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, एक्ट एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे करता है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ दे देता हूँ इस CH के और CH2 के बीच में। अब आप कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हो चुके हैं और फिर यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ दे देता हूँ, ठीक है सर, यहाँ के आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए। यानी कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस कब शो करेगा? जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, किसी आयन में कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन होगी तो ही आपका रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये सारी कंडीशंस मैं जो लिख रहा हूँ इस वजह से लिख रहा हूँ कि उसने रेजोनेंस शो करना चाहिए।
तो रेजोनेंस कब शो करेगा? जब वो कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तीसरी कंडीशन आपकी हुई सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड फिर सेपरेट हो गया सिग्मा बॉन्ड से। आपकी फिर चौथी जो कंडीशंस हुई सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी के पास फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो गया। पांचवी कंडीशंस आपकी सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी फिर डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी। तो आपके सामने सारी कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन आ चुकी हैं। फिर मैं क्या कहता हूं, अगर मैं इधर बेंजीन लिख रहा हूं, यहां मैं बेंजीन लिखता हूं, बेंजीन कौन से वाली कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है? पांचों कंडीशंस में से फर्स्ट कंडीशंस को, क्योंकि तीनों जो पाई बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट है, पाए फिर सिग्मा फिर पाए फिर सिग्मा ऑल्टरनेट है। तो ये बेंजीन रिंग कंडीशंस पहले वाली को सेटिस्फाइड करता है। और फिर मैं अब लिखता हूं एक कंपाउंड, यहां पर देखियो, क्या ये नाम बताएंगे इसका और नाम के साथ साथ बताएंगे क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये आपका हुआ। क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? कैसे, कहा, कौन सी वाली कंडीशन? हाँ हाँ, छठी कंडीशंस में लिख देता हूं यहाँ सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स कर दिया और एक्स के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का खुद का अपना है एक्स का। यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन से किसी से लिया हुआ है। अगर माइनस के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स किसी से लिया हुआ है, चीटिंग की हुई है किसी के साथ, इसका खुद का, इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने नहीं है। बट अगर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स लिखा, कोई साइन वाइन नहीं साथ में लिखा, इसका मतलब ये खुद इसके अपने हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका एक्स का खुद का अपना है। फिर मैंने कहा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड सेपरेट होना चाहिए था, सिग्मा बॉन्ड सेपरेट है। मैं कह रहा हूं कि जिस एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम के पास पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब इस एन की बात मैं कर रहा हूं, एन के पास ये जस्ट एन पर ही पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसी एन पर पाई बॉन्ड है, इसी एन के पास पाई बॉन्ड है। इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में नहीं है, उधर नहीं, एक के साथ। यानी जहां भी कहीं आप देख रहे हैं, जिस किसी पर भी आप देख रहे हैं, यहां से लेके चारों पांचों कंडीशंस में देख रहे हैं, जिस एटम पर, अच्छा मैंने ये वाला पॉजिटिव चार्ज दो बार लिखा, पॉजिटिव चार्ज दो बार नहीं, एक ही बार पॉजिटिव चार्ज आपका है। कंडीशंस आपकी पांच ही रहेंगी, कंडीशंस आपकी पांच ही रहनी है। तो अगर मैं अब ये कहता हूं स्ट्रक्चर्स मैंने यहां बनाया है, ये वाली स्ट्रक्चर अब बना रहा हूं, पायरोल, पायरोल में एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर कोई कहता है कि ठीक है सर, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इट एक्ट एज अ पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि देखो, जिस एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस एन पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में, और जस्ट आगे पाई बॉन्ड आ गया, तो एन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में है, यानी इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है लास्ट वाली को। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशंस की ये बात होती है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन में अगर आप देखते हैं कई सारी, अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, है पाई, पाई बॉन्ड, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये यहाँ पेयर यहाँ गया तो ये यहाँ गया, रेजोनेंस शो कर रहा है। तो दिस पेयर एक्ट एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। तो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन से आपको सेटिस्फाइड होगी। आगे चलते हैं, कहीं भी देख लेंगे क्या, देखियो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशंस के बाद हकल रूल की बात करता हूं, नेक्स्ट क्या आता है चौथा पॉइंट, हकल रूल। हकल रूल आपका, कुछ भी बेटा पूछते हुए एजिटेट नहीं करेंगे कभी, आप सोचें, ठीक है, कुछ भी पूछते हुए एजिटेट नहीं करेंगे, जो बैठे हैं सभी, क्योंकि
थोड़ी कंडीशंस यहाँ की है कि पूरा टाइम में लेक्चर पूरे करने होते हैं, यानी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 लेक्चर में तो 5 में पूरी करेंगे, बट फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो साथ साथ पूछे, बिल्कुल बिना बिना हिचकिचाए, बिल्कुल कोई ये दिमाग में रखना कि नहीं सर क्या करें कैसे। जैसे लड़की पूछ रही है अभी कैसे सर कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन होता क्या है, क्योंकि टॉपिक हमारा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब जैसे मैंने एरोमेटिसिटी में टी वाई लिखा, विद द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, जहां भी कहीं टी वाई आ जाता है लास्ट में, जैसा कंडक्टिविटी, एरोमेटिसिटी, वो प्रॉपर्टी वाला टी वाई है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, जो भी कंपाउंड है इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, सीधी सी बात ही है, एरोमेटिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड है। हकल रूल को कैसे, यानी मैंने कहा कि हकल रूल होता क्या है, हकल रूल आपका होता है 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बेंजीन रिंग में बात करता हूँ, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 का जस्ट डबल, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, 2 और 2 4 और 2 6, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए, पाई बॉन्ड कितने थे, 3 थे। और 4n इज इक्वल टू 6 - 2 बराबर आपका 4 हुआ, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 हो गया। n इज इक्वल टू आपका 1 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, वही एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या ये भी हकल रूल को सेटिस्फाइड कर रहा, क्या ये हकल रूल को सेटिस्फाइड करता है क्या महिमा, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है क्या, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड से सेपरेट, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सेपरेट है, साइक्लिक एंड प्लेनर है, प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडेशंस है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है। हकल रूल अप्लाई कर रहा हूं, हकल रूल अप्लाई करके देखता हूं तो क्या है इसको, 4n+2 इज इक्वल टू, एक ही पाई बॉन्ड है, 2 हो गए, 4n इज इक्वल टू 2 - 2, मॉर्निंग बेटा, 0 हो गया, n बराबर आपका 0 हो गया, 0 एक इंटीजर है, 0 क्या है, इंटीजर है, तो 0 आपका इंटीजर है, तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक। तो अब आपको लिखना है शुरू से, अभी आपने एरोमेटिक कंपाउंड इस अब लिखेंगे, नोट्स अब लिखेंगे, अब लिखेंगे, मैं सिस्टमेटिकली लिखवा रहा हूँ, अभी तो आपने 4 कंडीशंस लिखी, केवल 4 कंडीशंस लिखी, तो मुझे बिल्कुल प्रॉपर नोट से बीच की बात निकले, सारे पाएंगे। टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, भाई लिखो बेटा, टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नंबर 1 होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में भी 2 केस हैं आपके, ए बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बी पार्ट आपका है नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। एक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरा आपका नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो। अच्छा सर, बिल्कुल बेटा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बेटा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बेटा। देखो आपका एरोमेटिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है, थोड़ा आगे आ जाते हैं ना, आगे आ जाओ आप। हैं? चलो बैठे रहो। टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप्स के हैं। पहला आपका होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक को भी 2 क्लास में डिवाइड किया मैंने, कौन कौन सी, एक आपका बेंजीनॉइड, बेंजीन जिसमें बेंजीन रिंग होगा, बेंजीनॉइड,
BENZENOID, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा आपका नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और तीसरा आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये चार आपका इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके टू टाइप्स के हैं। पहला टाइप्स आपका ये है, दूसरा टाइप आपका ये है। तो हेडिंग कौन सा डालना आपको? बेंजीनोइड, होमोसाइक्लिक का। होमोसाइक्लिक, दैट साइकिल व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ द एटम्स नोन एज द होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। यानी होमो का मतलब सेम होता है, साइक्लिक का मतलब साइक्लिक कंपाउंड होगा आपका। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो साइकिल सेम टाइप के एटम से मिलकर बनेगी, उसे क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। उसमें ये नहीं कि एक एटम दूसरा कुछ और बन गया, नहीं। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड सेम साइकिल्स में सेम टाइप ऑफ एटम से साइकिल फॉर्म करेंगे, उसे कहेंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है भाई। अब हमें एक एक करके पढ़ना है। पहले होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का पहला केस पढ़ना है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप में क्या कह रहा है, देखिए सोच के बताइए क्या होता है बेंजीनोइड एरोमेटिक कम। हाँ, दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेनिंग बेंजीन रिंग, यानी वे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती है। वे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती है क्या कहलाएंगे? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। देखो पॉइंट फटाफट बताओ कि ये कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन लिखा, बेंजीन के बाद मैंने इसका नाम पता है क्या दूसरा लिखा जो ये, इसका नाम तीसरा जो आपका है, तीसरा पॉइंट आपका, ये आपका तीसरा कंपाउंड, नाम पहले वाले का बेंजीन, दूसरे वाले का, दूसरे वाला नेफ्थलीन, NaPHTHALENE, नेफ्थलीन। एंथ्रासीन, THRACENE, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन लिखते रहे बेटा, ये ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं ये ऐसे ही रोज। आप लोग ऐसे ही बोलते हो क्या लेक्चर में? ना जी, ये बोली लड़कियां हैं। देखो ध्यान दो बेटा इधर। कोई समझ में ना आ रहा हो तो लिखो, लिखने से कोई फायदा नहीं है, बात है समझने की बात होती है। लिखा लिखा तो नोट्स कहीं से भी ले सकते हो, आप बतेरे पड़े हैं, मैं भी दे सकता हूँ कभी, लेकिन समझ लो। कोई बात अगर नहीं आती, आप मेरे अपने साथ ना बात करके इधर बात करें आप, कि आप लिख क्या रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ। बेंजीन, बेंजीन में प्रत्येक रिंग एटम पर क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक प्लेनर है, और प्रत्येक रिंग एटम पर हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, पड़ा हुआ है। ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड सी, फिर आपका सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आपका सी, और प्रत्येक कार्बन से आपका H जुड़ा होता है। क्या आप लोगों ने पता है कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में भाग लेता है क्या? पाई बॉन्ड संकरण में पार्टिसिपेट करता है क्या? पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, पाई बॉन्ड कभी नहीं। तो प्रत्येक रिंग एटम पर, बेंजीन के प्रत्येक रिंग एटम के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होगी। एक s हो गया तो 2 आपका p हो गया, एक s ऑर्बिटल, 2 आपके p ऑर्बिटल्स। तो किसी पे भी अगर आप देखते हैं, यानी प्रत्येक रिंग एटम पर क्या होगा? हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। पहला आपका साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। उसके बाद प्रत्येक रिंग एटम पर हाइब्रिडेशन आपका sp2 हो गया, और कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये आपका डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल आपका। इसके बाद चौथी कंडीशन 4n+2 बराबर 6 आपका, वह n बराबर आपका 1 हो गया। यहां पर कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को पूरा सेटिस्फाइड करता है। 4n+2 कितने हुआ? 1 2 3 4 5, 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए आपके, और n बराबर आपका 2 हो गया। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके। 4n+2 बराबर 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बचा आपको? 14। n बराबर कितना हो गया? 3 आपका। तीनों के तीनों क्या है आपके? एरोमेटिक कंपाउंड है तीनों, तीनों एरोमेटिक कंपाउंड है।
और वैल्यू जो है तीनों की n बराबर 1 2 3 आप कह सकते है ना। लिखती रहे साथ साथ, ये लिख नहीं रहा, ये लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ मेरा ही लिखा हुआ, ठीक है। फिर तो सुनता रहे, दोबारा फिर लिखती रहे, मेरा लिखा हुआ है। दोबारा तो बेंजीनॉइड का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होगा, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड से कहेंगे जिसमें भाई बेंजीन रिंग होगा। अब दूसरा केस क्या था अभी आपका, नॉन बेंजीनॉइड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड तो होगा बट बेंजीन रिंग नहीं होगा, उसे कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। आपका बी है नॉन एरोमेटिक, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, जिनमें बेंजीन रिंग तो न हो बट कंपाउंड आपके एरोमेटिक हों। देखिए ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है क्या, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है क्या, देखियो एक प्लस यहाँ एक प्लस यहाँ, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है क्या, क्या इन तीनों में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग तो नहीं है तीनों में, बट तीनों के तीनों एरोमेटिक कंपाउंड हैं। पहले वाले में जब आप देखते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं 4n+2 रूल को अप्लाई करो आप, क्या जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उस पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, जिस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, देखो ध्यान से, सी के साथ आपका एक यहाँ पर कोई ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, यानी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करिए बेटा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग की है, तो इस पे चार्ज आपका पॉजिटिव आ गया, प्लस आपका ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने सिग्मा बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के चारों तरफ, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, तो यानी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर भी हाइब्रिडेशन क्या आपका sp2, 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 प्रत्येक रिंग एटम पर क्या है आपका sp2 है। तो यहां पर आपने क्या करना है, अप्लाई करना है क्या, 4n+2 इज इक्वल टू आपका 2, n बराबर 0, इस पर भी अप्लाई किया, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, बात है बेटा, ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड करता है क्या ये वाला, नहीं कर रहा। अगर अगर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, अगर इसको भी अब यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ, सेटिस्फाइड कर रहा है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तभी तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जब हकल रूल अप्लाई किया तो 4n+2 इज इक्वल टू आपका 2 हुआ, n बराबर आपका 0 हुआ, उसके बाद ये 4n+2 बराबर कितने हैं, 1 2 3 6 आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, n बराबर आपका 1 हुआ, ये तीनों के तीनों एरोमेटिक कंपाउंड है, तीनों के तीनों एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन आप सोचते होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड तो सिर्फ उन्हें कहते हैं जिनमें बेंजीनिंग होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जो एरोमेटिसिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी कंडीशंस कितनी हुई, 4 कंडीशंस मैंने लिखवाई आप लोगों से, उन चारों कंडीशंस को जो भी कंपाउंड सेटिस्फाइड करेगा वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड आपको याद रखना कि यहाँ ये भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड ही है, तीनों, बट इनमें बेंजीनिंग नहीं है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। और पहले वाला जो लिखा था आपका एरोमेटिक, जो पहले वाला एरोमेटिक कंपाउंड लिखा था वो लिखा था बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या आपके नॉन एरोमेटिक यानी नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद दूसरा केस क्या लिखा था बेटा, हाँ हेट,
नेक्स्ट आपका है नौ दूसरा जो आपका बेटा है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आपका ये है कि आपका देखियो कंपाउंड इसको कहते हैं पाइरोल। पाइरोल कहते हैं इसको, पाइरोल। PYRROLE पाइरोल है क्या? ये कंपाउंड है क्या आपका? देखो अगर इस वाले कंपाउंड की बात करता हूं तो नाम कौन बताएगा? और ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या आपका? ऐसा बताएंगे। एस। एस के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है। हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि कार्बन एटम को हेट्रो एटम से रिप्लेस कर दिया। यहाँ कार्बन एटम की जगह क्या लिखा मैंने? नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन सल्फर ये हेट्रो एटम है आपके। इसको कहते हैं थायोफीन। थायो फी हाँ देखो बेटा, एक आपके पास होमोसाइक्लिक का मतलब दैट साइकिल विच फॉर्म ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप, उसमें सारे कार्बन एटम थे। बट यहाँ वन कार्बन एटम रिप्लेस बाय द अदर एटम्स। अदर एटम्स आपका नाइट्रोजन एटम से रिप्लेस कर रहा हूं। इट मीन्स हेट्रोसाइक्लिक हो गया ये पूरी साइकिल सेम टाइप के एटम से मिलकर नहीं बनी है। सेम टाइप यानी कार्बन 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 से बने चार, लेकिन पांचवा जो कार्बन था वो रिप्लेस कर दिया बाय द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन इज अ हेट्रो एटम, सल्फर इज अ हेट्रो एटम। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये हेट्रो एटम है। यानी कार्बन से डिफर एटम होगा वो हेट्रो एटम कहलाएगा आपका, वो हेट्रो एटम हुआ आपका ये। और पायरिडीन भी आपकी, जो पायरिडीन ये आपकी पायरिडीन है। पायरिडीन, पायरिडीन में ये आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो ध्यान से बेटा, जो ये वाला पेयर है ना, अंदर वाला पेयर, ये अंदर वाला पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। जो बाहर पेयर लिखा जाता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेगा। क्योंकि जब इस पर आप हकल रूल अप्लाई करते हो तो हकल रूल अप्लाई करने पर आप लिखेंगे 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हुए? एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, और ये भी मैंने क्या कहा? दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो पाई इलेक्ट्रॉन ये। कितने हुए? 6 आपके। तो n बराबर आपका क्या हुआ? 1 हो गया। यहाँ इसके बारे में बताइए बेटा कितना होगा? दो तो पाई इलेक्ट्रॉन ये, दो ये अंदर वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बाहर है वो क्या? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें भी 6 आपके हुए। यहाँ कितने हैं? दो, चार, छह। बाहर वाले क्या होंगे? सिग्मा आपके होंगे। ठीक है। नेक्स्ट चले आप। अगर कोई आपसे पूछता है एरोमेटिक कंपाउंड, देखते ही बता देंगे अब तो कौन एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना? एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है देखते ही बता देंगे। अब बताओ जो मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं? हटा दूं? दूसरे वाले में सल्फर है बेटा। सल्फर के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहा? थायोफीन, THIOPHENE, थायोफीन। अच्छा इस नाम पूछ लिया बेटा, नाम क्या लिखा दूसरे का? थायोफीन, THIOPHENE, थायोफीन। तो आगे बैठो ना, इतना पीछे क्यों बैठते हो? मेरे पास आगे आगे बैठो ना यहाँ। थायोफीन, THIOPHENE, थायोफीन है। और लास्ट वाला है पायरिडीन, PYRIDINE, पायरिडीन। लास्ट वाले का नाम है पायरिडीन, PYRIDINE, पायरिडीन। ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। बट आपके कैसे एरोमेटिक कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है आपके। आगे चलें। Which of the following is aromatic compound? Which of the following
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सी बेटा। सी हो क्या? सी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन, इनमें से कौन सा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है? मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, नहीं सिंगल चॉइस है, केवल मल्टीपल नहीं तुम्हारे पास आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है? और बताते चला, आप इससे पता चलता है कि हाँ कौन कहाँ स्टैंड करता है। ऑप्शन आपका सी आपका है। और आप लोग क्या करें भाई सभी? क्यों? तीनों वो एरोमेटिक हैं। सी वाला ऑप्शन है। ये कहाँ से अकल रूल सेटिस्फाइड कर रहा बेटा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? अगर इसमें देखते हो आप, ये कहाँ से अकल रूल सेटिस्फाइड कर रहा है? इसमें तो आपका 4n+2 इज इक्वल टू 2 और 2 4 है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, तो n बराबर क्या हुआ? हाफ है। क्या हाफ इंटीजर होता है? तो ये कहा इसमें दोनों पाई बॉन्ड कहीं कॉन्जुगेशंस में है? नहीं, तो एक पाई बॉन्ड हटा दिया। ये तो एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है। क्या इसकी बात करता हूं तो 4n+2 कितना हुआ? 2 4 6 और 2 8 हुई। तो n बराबर 6/4, 1 पॉइंट आपका 5 हुआ, 1.5। तो ये भी कहां से हुआ? तो बचा क्या? तो मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद भी अगर लिखा जा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपका ऑप्शन सी तो बनना। कुछ नहीं तो मास्क उतारना, यहाँ सब सही है, स्वस्थ हैं सारे, कोई बीमार नहीं है। इसे उतार और अच्छी सवा आएगी, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए ब्रेन में, फिर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती, दिमाग कमजोरी होता चला जाता है ना। वो कह रहे दिमाग खराब हो जाएगा फिर। और फिर कहीं सड़क पे ऐसे हाथ देते रहते हैं ना, फिरते रहते हैं ना डंडे लिए पागल सब। नहीं दुआ नहीं, मैं ये कह रहा मास्क उतार ले, प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए। हाँ क्वेश्चन सुना फटाफट बोल ना। हाँ, ऐसा नहीं कोई रूल होता, नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाहर दिखा रखा। ये दिखा रखा है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट भाई। थायोफीन में दो थे, एक अंदर था एक बाहर था, तो दो में से कोई सा एक पेयर लेंगे बस। वहां थायोफीन में दो पेयर थे, जहां सिंगल पेयर है तो वो आपका लेना ही। आगे चलते हैं बेटा, पॉइंट आगे चलते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक सुना हुआ है क्या? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड के अपोजिट होगा उसे क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन होते हैं? दोज कंपाउंड विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस। लिखो फटाफट लिखा करो। दोज कंपाउंड्स विच सेटिस्फाइड
those compounds which satisfied the following condition, those compounds which satisfied the following conditions will be anti-aromatic compound, will be anti-aromatic compound, है ना, will be anti-aromatic compound. कंडीशन पहली क्या है देखो, compound should be cyclic and planar, compound should be cyclic, cyclic and planar, compound should be cyclic and planar. दूसरा कंडीशन, each ring atom should have sp2 hybridization, should have sp2 hybridization, each ring atom should have sp2 hybridization. तीसरी कंडीशन, compound should be conjugated, compound should be conjugated. Compound should follow Breslau, P-R-E-S, Breslau rule. Compound should follow Breslau, B-R-E-S-L-O-W, Breslau rule. Breslau rule है 4n is equal to number of pi electrons. ये आपका ब्रेसलॉ रूल है. और n शुड बी एन इंटीजर, इंटीजर में भी क्या लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए आपका, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. कंपाउंड शुड यानी n शुड बी, n विल बी पॉजिटिव इंटीजर. देख लो भाई चारों कंडीशंस फटाफट देखिए क्या कहा मैंने. कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन है कि प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 संकरण होना चाहिए. तीसरी कंडीशन है कि कंपाउंड को कॉन्जुगेशन शो करना चाहिए. कॉन्जुगेशन का मतलब है कि पाई या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्टरनेट होने चाहिए एक के बाद एक. चौथी कंडीशन लिखी उसने ब्रेसलॉ, BRESLOW, ब्रेसलॉ को सेटिस्फाइड करना चाहिए. अब आप देखो ध्यान से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल करके लिखे आप, हटा दो बेटा, फॉर एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल देखिए. अभी मैंने ऑप्शन लिखा था, ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन लिखा था, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे. तो मैं यहाँ पर देखिए प्रत्येक रिंग यानी कंपाउंड आपका साइक्लिक है, प्लेनर है, प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्रत्येक रिंग एटम पर हाइब्रिडेशन है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड सेपरेट है, सिग्मा बॉन्ड्स है. ब्रेसलॉ आपका 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हैं यहाँ, दो ये हैं, दो ये हैं, चार आपके हुए. n बराबर क्या हुआ, 1 हो गया. n बराबर आपका 1 हुआ तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. अगर मैं ये कहता हूं कि देखिए कंपाउंड आपके सामने है, ये मैंने एक कंपाउंड रखा है, ये रखा है यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है बेटा, देख के बताते हैं, एकदम वैसे नहीं पढ़ते. ये कंपाउंड भी आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा. कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा. तो 4n बराबर 4 हो गया आपका, n इज इक्वल टू 1 हो गया. ठीक हुई बात. और फिर मैं कहता हूं आपसे कि ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कुछ मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं, देखियो कंपाउंड ऐसे लिखा है मैंने ये वाला, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा. ये कंपाउंड न तो एरोमेटिक है न ही एंटी एरोमेटिक है. क्यों नहीं है, देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं है, और इसमें दो जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
एक sp3 एब्रेसेंस आपका यहाँ हुआ, एक sp3 एब्रेसेंस यहाँ हुआ, और रिंग एटम पर जैसे sp3 एब्रेसेंस हो जाएगा, न तो एरोमेटिक होगा न एंटी एरोमेटिक होगा, वो आपका नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। ये नॉन एरोमेटिक है बेटा आपका कंपाउंड। याद रहेगा, जो कंपाउंड न तो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, उसे आप क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। जो कंपाउंड न तो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, उसको किस में रख देंगे? नॉन एरोमेटिक में रख देंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, विच इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे आप पॉइंट, इसी के नीचे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसके बाद, और सबसे कम आपका एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होगा। और ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है जो मैंने तुम्हारे सामने फिलहाल लिखा है? ये कंपाउंड आपका कैसा है? सीबीएसई बोर्ड के कितने हैं? एक बार हाथ में। सीबीएसई बोर्ड से जो है बैठे पूछते रहे, जो यूपी बोर्ड वाले को अगर दिक्कत होगी तो पूछते रहे, वैसे दिक्कत हो समझ लेते हैं सब कुछ, ठीक है। ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक कह रही है ये लड़की, बताओ फटाफट। ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि ये बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड है, और इसको हम समझेंगे ऐसे कि ये हमारा जो कंपाउंड है ऐसे है, O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस पे चार्ज आपका पॉजिटिव हो गया, इतना पोर्शन आपका एरोमेटिक है। पोलर बॉन्ड है तो पोलर बॉन्ड को हम पोलैरिटी प्रोड्यूस करा के उसमें देखेंगे कि पोलर बॉन्ड है, तो पोलर बॉन्ड है तो पोलैरिटी प्रोड्यूस कराई, पोलैरिटी प्रोड्यूस की तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे नेगेटिव चार्ज, कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग है भाई आपका, कुछ नहीं है तो वैसे कंपाउंड स्टेबिलिटी तो लिख ली होगी, स्टेबिलिटी लिखनी बस केवल, वो तो मैंने वैसे ही पूछ लिया आप लोगों से कि एरोमेटिक है कि नहीं है। लिख ले, दोबारा लिख ले बेटा, देखे क्या पूछा मैंने। मैंने ये जानना चाह रहा था कि ये कंपाउंड है, थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, थोड़ा फास्ट लिखना है, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। हाथ नहीं चल रहा तो कल बोतल ला दूंगा, वो गर्म पानी वाली, हाथ फिर चलता रहेगा। ये कंपाउंड है आपका, इस कंपाउंड को अगर इस मर में भी हाथ नहीं चल रहा तो कब पैर चलेंगे तुम्हारे? ये हाथ चला था पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपका, पॉजिटिव चार्ज जहां मैंने जितना रिंग में बंद कर दिया, जो बात मैंने रिंग में बंद कर दी वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि सीओ बॉन्ड यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है पोलर होता है, और पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी हमेशा ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ प्लस है तो कहाँ माइनस है, आपका पोलैरिटी ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना मैंने रिंग में बनाया था, रिंग आपका क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, ये रिंग वाला एरोमेटिक कंपाउंड है इतना आपका, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट लिखते हैं फटाफट, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट अगला टॉपिक है, अटैकिंग रिएजेंट। टू टाइप्स के आपने पढ़े हुए हैं, एक आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा आपने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोफाइल। एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दूसरा आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आपका टू टाइप के रिएजेंट होते हैं आपके। those reagent which is by which the reactions takes place known as the
रिएजेंट यानी जिनके कारण डोज कंपाउंड बाय विच द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नोन एज द रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट। पहला पॉइंट लिखना आपको इलेक्ट्रोफाइल। पहला पॉइंट लिखा आपने इलेक्ट्रोफाइल, लिखो फटाफट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में लिख रहे हैं बेटा पहले, क्योंकि आपको सिर्फ कोशिश ये करो कि देखो ध्यान से, एक बात ध्यान से सुन लें आप लोग। अगर तुम्हारे में बैठा कोई स्टूडेंट्स 10 पेज बुक में है और 10 के 10 तुम तैयार करना चाह रहे हो तो कभी सिलेक्शन नहीं होता। 100 पेज की बुक है और 100 के 100 पेज तुम पढ़ना चाह रहे हो, उसे तैयार करना चाह रहे हो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 100 पेज की बुक को 10 पेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये ट्रिक तुम्हारे पास होनी चाहिए तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता है ऐसे कि अगर 100 पेज बुक के 100 के 100 पढ़ना आप चाह रहे हो। जैसे मैंने लिखा अटैकिंग रीजेंट, मैं अटैकिंग रीजेंट के बारे में लिख सकता था कि अटैकिंग रीजेंट क्या होते हैं। अटैकिंग वर्ड ही अपने आप में खुद कह रहा है क्या अटैकिंग रीजेंट होता है, क्या है। जो किसी सब्सटेंस पर अटैक करेंगे और उस अटैक के कारण कोई केमिकल रिएक्शंस होगी, उसको क्या कह रहे हैं आप, अटैकिंग रीजेंट कह रहे हैं। हिंदी वाले कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। और अभिकर्मक किसी जो जो पदार्थ किसी अभिक्रिया को कराने में सफल होता है उसे अभिकर्मक कहते हैं, उसे रिएजेंट कहते हैं। यानी जिस सब्सटेंस के कारण कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि रिएजेंट के कारण ही केमिकल रिएक्शन होती है। बट देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, आपके दो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। रिएजेंट्स टू टाइप के हैं, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल है। और इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक आपका यानी जिसने इलेक्ट्रॉनों से स्नेह है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब लविंग होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग होगा उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग होता है, फिलिक का मतलब लविंग होता है, उसे आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सीधा सीधा लिखो, और रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल के बारे में लिखना बेटा। और रिएजेंट which can, a reagent which can accept a pair of electron, ACCEPT, accept a pair of electron during a chemical reaction, during a chemical reaction, during a chemical reaction is known as electrophile, is known as electrophile or electrophilic reagent, is known as electrophile और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। यानी वर्ड छोटा सा कैसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आपके टू टाइप के होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। पहला टाइप आपका है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जिसपे चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसे क्या कहते हैं आप, उसे आप कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। देखिए आपके पास Cl पॉजिटिव है, E प्लस के सामने एग्जाम्पल लिखेंगे इसके बेटा, इसके सामने एग्जाम्पल्स, तो E प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, CH3 प्लस, NO2 प्लस और आपका SO3H प्लस एक्सेट्रा आपके यहाँ। दूसरा पॉइंट आपको लिखना क्या, जो है तो इलेक्ट्रोफाइल बट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में पहले वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका न्यूट्रल, AlCl3 की बात कर रहा हूं, CO2 की बात कर रहा हूं, PCl5 की बात कर रहा हूं, ZnCl2, SnCl2, ये सारे आपके क्या हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। PCl5 कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है भाई, PCl5, PCl5 क्योंकि उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं, उसके पास खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। AlCl3 एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है। Al के चारों तरफ आपको पता है देखिए कितने बॉन्ड निकले होते हैं, 3 बॉन्ड निकले होते हैं।
दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ। एल के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उसे क्या कहेंगे आप? उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो यहाँ जा बेटा मेरे पास आके, यही आ जा, यहाँ सही दिखेगा तुझे, इसकी बराबर में आ जा। तो ये तो कह रहा हूँ। हाँ अरे यही आ जा चौधरी। अरे यहाँ सही दिखेगा यहाँ से। इसमें चेक करवा ले। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्योंकि यहाँ केवल मैंने ई लिखा है, यहाँ ई पॉजिटिव लिखा है, यहाँ केवल ई लिखा है, यानी आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा बट उनकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की होगी। AlCl3 में मैंने क्या कहा? AlCl3 मैंने कहा कि Al के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो ये आपका लुईस एसिड भी है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो लुईस एसिड क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं आपके। लुईस एसिड सभी क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक आपका E प्लस हो गया, तो एक आपका केवल E हुआ। तो E प्लस और E दोनों आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा अब आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल? उतार लेते हैं तो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल? which of the following acts as an electrophile? ऑप्शन आपका ए ऑप्शन H3O प्लस, बी ऑप्शन NH4 प्लस, सी ऑप्शन डी ऑप्शन NH3। ये मैंने 4 लिखे हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन सा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ए और बी पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है, ये क्यों नहीं है? किसके पास? ए की बात करता है ऑप्शन ए, H सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपका H, फिर आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड H लगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है और साथ में चार्ज पॉजिटिव भी है। तो इलेक्ट्रोफाइल के बजाय न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है। NH3 की जब बात करता हूं, NH3 में N के चारों तरफ 4 कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। N पे चार्ज पॉजिटिव है, N के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता तो पड़ा ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की नहीं है। और अमोनिया में तो N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की है। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें इलेक्ट्रोफाइल है। तो जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की नहीं है, ना ही डोनेट करने की है। नेक्स्ट दूसरा रिएजेंट क्या हो जाएगा आपका? समझ आए क्या सभी के बाद? ये क्वेश्चन सबको पता चलाना। BF3 में B के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है 2,3। तो बोरॉन के चारों तरफ आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हुए। इसके चारों तरफ आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर को गेन करने की है।
इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर को गेन करने के लिए, तो इसलिए BF3 आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है BF3 आपका। नेक्स्ट लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियोफाइल, सेकंड आपका न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आपका, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट लिखो फटाफट। A reagent which can donate, a reagent which can donate, a reagent which can donate a pair of electron, a reagent which can donate a pair of electron, a reagent which can donate a pair of electron in a chemical reaction, in a chemical reaction, a reagent which can donate a pair of electron in a chemical reaction is known as nucleophile, is known as nucleophile और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट is known as nucleophile और न्यूक्लियोफिलिक reagent, a reagent which can donate a pair of electron in a chemical reaction, in a chemical reaction is known as nucleophile और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आपका। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आपका, यहाँ जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा आपका, तो Cl माइनस हो गया, Br माइनस हुआ, CH3 आपका माइनस हुआ, OH आपका माइनस हुआ। जितने भी आपके सारे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जहां भी कहीं नेगेटिव चार्ज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज सभी क्या होंगे आपके, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद फिर आपका है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल, न्यूट्रल में आपका NH3 है, NH3, NH3 में N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका, वही NH3 में N पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपका H2O, H2O में O पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आपका CH3NH2 एमाइंस आपका, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। फिर आपका CH3OH, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद PH3 आपका, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ये सब न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपके पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो लिख नहीं रही, स्पीड ज्यादा हो रही, अच्छा लिख रही है। चलो आराम आराम से बोलूंगा अगर नहीं लिखा जा रहा। नहीं सर सही है। सर सही बोल रहे है, सही है ये साहब। फिर क्यों नहीं उतार पा रहा? एग्जाम्पल लिख रहा मेरे में से। अच्छा बोल तू बोल। लिख ले, कोई बात। क्या कह रहा? बोल रहा है क्या ना? चलो न्यूक्लियोफाइल हो गया भाई। एक आपका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, दूसरा आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा,
बट चार्ज नेगेटिव नहीं होगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद आपका नंबर आता है एम्बिडेंट कैसे बोल लो न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में लिखो डोज न्यूक्लियोफाइल, डोज न्यूक्लियोफाइल which having two different, those nucleophile which having two different donor atom, which having two different donor atom known as ambident nucleophile, known as ambident nucleophile। जिसके पास भी टू डिफरेंट डोनर एटम होंगे उसे क्या कहेंगे आप? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। देखो कैसे आपका, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखिए क्या होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के। आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, एन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। उसके बाद फिर आपका एस सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, एन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एस के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद फिर आपका NO2 है, O के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके दो दो डोनर ऑफ एटम्स इनके पास। देखो बेटा CN के पास C के पास पेयर, N के पास पेयर, SCN में S के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ONO2 में आपका यानी NO2 में O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई सा भी एक डोनेट कर सकता है। तो इनको क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। एम्बिडेंट आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हो गया आपकी समझ में? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? अब इलेक्ट्रॉन पेयर लविंग होंगे उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। यानी जो रिएजेंट केमिकल रिएक्शंस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जो भी रिएजेंट किसी रिएक्शंस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, और जो किसी रिएक्शंस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है उसे न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो बात याद रखनी है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि यहाँ अगर आपको लिखना होगा, देखो मैंने आपसे समझाया कि आपका H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रखा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रखा है, इसके पास टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डोनर है दोनों, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इसको मैंने H प्लस के साथ ट्रीट करता हूं, इसको H प्लस के साथ ट्रीट किया, H प्लस के साथ ट्रीट करने पर ये O अपना पेयर इसको डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ H ये जुड़ गया इसके साथ, और इसके साथ अगर H जुड़ता है तो चार्ज इस पे कैसा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है, और यहाँ पर नीचे आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है। तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। वैसे चार्ज पॉजिटिव हो गया, बट पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है इसको। यानी सीधी सी बात है H3O प्लस अगर कहीं लिखा हुआ आएगा आपके पास ऐसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं, वो आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। क्योंकि H3O में O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आपका क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ऐसा सोचना है आपको, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं टॉपिक अपना। तो अटैकिंग रिएजेंट में एक बार देखो, मेमोराइज करके देखो, एक बार कोई बात अगर समझ में आए तो मुझे दोबारा पूछ लें। आप इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? ऑप्शन करें आप इलेक्ट्रोफाइल। एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता चल गया किसे कहते हैं? अब बेटा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है पता चल गया। एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ कंडीशंस हैं, उन चारों कंडीशंस को अगर कोई कंपाउंड सेटिस्फाइड करेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और किसी भी कंपाउंड को यानी इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करने की जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है उसको एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गया पता चल गया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उनका पता चल गया। उसके बाद फिर आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो न तो एंटी एरोमेटिक हो ना एरोमेटिक हो, उसे कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तीनों टॉपिक क्लियर हुए। फिर आपसे कहा अटैकिंग रिएजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैकिंग रिएजेंट जो किसी रिएक्शंस में अटैक करते हैं, किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट कितने टाइप के होंगे आपके? टू टाइप्स के रिएजेंट होंगे। पहला टाइप आपका इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फाइल का मतलब लविंग होगा, और हिंदी वालों ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन स्नेही।
इलेक्ट्रॉन इसने ही, यानी जिसने इलेक्ट्रॉनों से लगाव है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है उसे क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल है तो एक न्यूक्लियोफाइल है। और किसी भी न्यूक्लियोफाइल की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी उस टेंडेंसी को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं उसको। उस टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो उसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चंस आपके पास यही आएगा अगर आएगा अटैकिंग रिएजेंट में, कि कौन सा आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है या कौन सा आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कौन आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है या कौन आपका न्यूक्लियोफाइल है। यही बात पूछी जा सकती है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, पढ़ा हुआ होगा ज्यादातर ने, इंडक्टिव इफेक्ट आपका टाइम तो ओवर हो गया। है। कल नहीं, आज 2 लेक्चर हैं। कितना टाइम हुआ अभी? 10 10 20। कितने बजे शुरू हुई थी क्लास? 8:30 नहीं 8:40 पे तो नहीं। अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे उसके बाद छोड़ रहे हैं। लिखो उसके बाद आप चाय पी लो फिर आप पी लें। हाँ, मैं भी चाय पीऊंगा, आप भी पी। वाली पी क्या? 10 वाली पी के आना। 10 वाली नहीं पीता। अच्छा, नेक्स्ट लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। एक बोले 2 पी। इंडक्टिव इफेक्ट आपका, देखो मुझे बताओ फटाफट, पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? एक होता है आपका पोलर बॉन्ड, एक होता है आपका नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड आपका, पोलर बॉन्ड कहाँ होगा, कैसा होता है पोलर बॉन्ड आपका? अगर आपके पास यहाँ सी सिंगल बॉन्ड Cl है तो ये पोलर होगा नॉन पोलर? पोलर होगा। और Cl सिंगल बॉन्ड Cl के बीच का जो बॉन्ड है ये आपका नॉन पोलर होगा, ये आपका नॉन पोलर होगा। और ये आपका पोलर कहलाएगा, ये बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी ओर डिस्प्लेस हो जाएगा? क्लोरीन की ओर। सारा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। किसकी ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्लोरीन की ओर। लिखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ बातें, लिखो फटाफट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट takes place between sigma electrons, takes place between sigma electrons। अलग पॉइंट बना बना के लिखा करते हैं। पॉइंट, पहला पॉइंट लिखा इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, दूसरा पॉइंट लगा दे टेक्स प्लेस बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, प्रोड्यूस्ड इन अ पोलर मॉलिक्यूल, प्रोड्यूस्ड इन अ पोलर मॉलिक्यूल। फिर लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसकी केवल डेफिनेशंस लिखो बेटा, बाकी बात आप लिखो है ना, लिखो डेफिनेशंस लिखो इंडक्टिव इफेक्ट की, लिखो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशंस लिखनी है केवल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along the chain of carbon atoms, along the chain of carbon atoms, along the chain of carbon atoms towards or away the group, towards or away the group, towards or away the group is known as inductive effect, is known as inductive effect। दोनों बात देख लेंगे कैसे, एक आपका टूवर्ड्स का ग्रुप है, एक अवे द ग्रुप है आपका। यहाँ सी सिंगल बॉन्ड सी है भाई आपका, ये सिंगल बॉन्ड सी हुआ,
ये सिंगल बॉन्ड COI ऐसा आपका, यहाँ कोई ग्रुप आपने लगाया है तो यहाँ पर किसकी ओर जा रहा है, टूवर्ड्स द ग्रुप जा रहा है आपका। सर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कहाँ हो रहे हैं, टूवर्ड्स द ग्रुप हो रहे हैं। यहाँ पर आपका एक ग्रुप है, टूवर्ड्स द ग्रुप हो रही बात। यहाँ इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ दूसरे कार्बन पे डबल आपने डिस्प्लेसमेंट किया तो डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ 3 ऐसे ट्रिपल पार्शियल होगा, 3 डेल्टा पॉजिटिव हो गया, 3 डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ नो डिस्प्लेसमेंट, यस सर नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। देखो टूवर्ड्स द ग्रुप है बेटा, यहाँ समझो एक बार, अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम है, अलोंग द चेन ऑफ कार्बन, यानी सबसे पहले पेयर ये यहाँ गया, किसकी ओर, ग्रुप की ओर गया। इससे फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इससे अगले वाले बॉन्ड में हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, उससे थोड़ा और कम यहाँ हुआ। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम की डिस्टेंस यानी ग्रुप से बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इफेक्ट आपका डिक्रीज होता जा रहा है और केवल टेक्स प्लेस टिल द थर्ड कार्बन। आफ्टर थर्ड कार्बन ये आपका फिनिश हो जाए, नहीं होगा एराइज। तो एराइज अगर होगा तो कहां तक होगा, थर्ड कार्बन तक होगा। इसके बाद अलग इसका उल्टा क्या लिखेंगे, अवे द ग्रुप लिखेंगे। अब पहले आपको टूवर्ड्स द ग्रुप, अब आपने अवे द ग्रुप, ये ऐसे आपका एक आपका प्लस हुआ तो दूसरा आपका माइनस, ये डबल डेल पार्शियल पॉजिटिव, ये तो पार्शियल नेगेटिव, डबल पार्शियल नेगेटिव, ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव। यहां लिखा नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये आपका यानी थर्ड कार्बन के बाद कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यस सर इसे तो आप कहेंगे माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। यस सर इसके नीचे लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट, फर्स्ट इसके नीचे लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट लिखेंगे। एक आपका माइनस आई इफेक्ट है तो एक आपका प्लस आई इफेक्ट है। तो यानी इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का होगा। अगर टूवर्ड्स द ग्रुप होगा तो माइनस आई इफेक्ट, अवे द ग्रुप होगा तो प्लस आई इफेक्ट होगा। क्या सिंपल सी बात क्या याद रखनी है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the chain of carbon atoms towards और away the group, ग्रुप की ओर या ग्रुप से दूर, towards या away the group is known as the inductive effect। क्लियर हुई बात। यस इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन हमेशा अगर आता है तो क्या आता है उसको मैं बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन नहीं कभी आता है। पहला पॉइंट लिखो, 2 टाइप्स का इफेक्ट आपने पढ़ लिया। तेरा 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एक आपका प्लस आई इफेक्ट, दूसरा आपका माइनस आई इफेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आपका, एक आपका प्लस आई इफेक्ट, दूसरा आपका माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 टाइप्स का होता है। हेडिंग लिखेंगे माइनस आई, पहले चलो प्लस आई इफेक्ट लिखो पहले, प्लस आई इफेक्ट। दोज एटम और ग्रुप्स, दोज एटम और ग्रुप्स which, those atoms or groups which withdraw the electron, which withdraw, WITHDRAW, withdraw the electron towards itself, towards प्लस आई लिखना ना, Yes, sir. towards the chain of carbon atom, towards the chain of carbon atom, towards the chain of carbon atom is said to be, is said to be plus I effect atom or groups, is said to be plus I effect atom or groups आपका, is said to be plus I effect atom or group आपका, is said to be plus I effect atom or group। यानी ये वाली बात आप लिखेंगे बेटा, उधर वाली वो, यहाँ पर ये वाली बात लिखेंगे बेटा, ये वाली बात लिखनी होगी आपको। ये आपका जी है, ये आपका पार्शियल आपका पॉजिटिव है,
ट्रिपल डेल्टा, यहाँ नो डिस्प्लेसमेंट। और ये सारे ग्रुप आपको डिक्रीजिंग पावर में लिखना है बेटा, डिक्रीजिंग पावर में लिखने हैं सारे ग्रुप। G इज इक्वल टू CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल ट्वाइस, CH3 CH2 CH3। ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं ये प्लस इफेक्ट शो करते हैं, सारे के सारे क्या इफेक्ट शो करते हैं, ये प्लस इफेक्ट शो करते हैं। सबसे ज्यादा ताकत किसकी है, सबसे ज्यादा ताकत है कौन से ग्रुप की, CH2 नेगेटिव की। उससे कम किसकी है, NH नेगेटिव। उससे कम कौन होगा, O नेगेटिव। फिर उससे कम पावर किसकी होगी, CH3 होल थ्राइस C की। ट्रसरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, इथाइल, यानी आपका ट्रसरी ब्यूटाइल हो गया, या आइसोप्रोपाइल हो गया, वो इथाइल हो गया तो मिथाइल हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और भी अगर कम देखना तो यहाँ D लिख देंगे, ड्यूटीरियम। और H पे जाके फिनिश हो जाएगा ये इफेक्ट आपका, H पे जाते आपका फिनिश हो जाएगा। बस एक पॉइंट और है, उसके बाद आप कुछ खाना पीना क्या करें करें। आई इफेक्ट लिखे बस, उसके बाद करें। माइनस आई इफेक्ट लिखे आप, माइनस आई इफेक्ट। दोज एटम और ग्रुप, दोज एटम और ग्रुप which withdraw the electron, those atom or group which withdraw the electron towards itself is said to be towards itself is known as plus I effect atom or group, is known as minus I effect, is known as minus I effect atom or group, is known as minus I effect atom or group। वो जो का तो बना हुआ है पहला पॉइंट आप अपना, ये ग्रुप ये पॉइंट जो का तो बना हुआ है, माइनस आई इफेक्ट इज सेड टू बी ऑफ माइनस आई इफेक्ट, जो अपनी ओर विड्रॉ करेंगे। यहाँ आपने जी लिखा बेटा, ये पार्शियल आपका नेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव है, डबल डेल्टा पॉजिटिव है, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव है, और यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट आपका, नो डिस्प्लेसमेंट आपका, यहाँ नो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ग्रुप आपके ये सारे ग्रुप जी आपके क्या क्या वो लिखते चले जाएंगे बेटा, जी आपके क्या क्या है वो सारे आपने लिखने होंगे। सबसे ज्यादा ताकतवर आपका होगा ए में NF3 प्लस आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका NH3 प्लस, उससे कम आपका NH2R प्लस, उसके बाद आपका NHR2, और उससे कम आपका NR3। सब आपके प्लस वाले एन है, सभी पे प्लस है बेटा, सभी पे प्लस पॉइंट, सभी पे।
के बाद बी आपका NO2 एक है CN SO3H आपका, वो वाला है और उसके बाद CHO, एक का प्लस है एक माइनस है एक आपका फिर CO, C आपका COOH, उसके बाद आपका COCl, CO आपका Cl, COR, CONH2, D आपका एक तरफा नहीं लिखा मैंने, 4 टुकड़ों में ब्रेक करके लिखा बेटा। FClBrI, ये आपका F हो गया, ये आपका Cl हो गया, ये आपका Br हुआ, I हो गया, और उसके बाद आपका OH OR NH2, OH OR NH2, बस यहाँ तक आपको लिखना। 4 अलग अलग पॉइंट में लिखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो यहाँ इससे लेकर वहां तक सारा इकट्ठा लिखेंगे तो याद नहीं होगा फिर आप। ठीक है, नोट तो कर लो भाई। नोट दिखा तो करना। दिखा।